गुड मॉर्निंग। एनी डाउट्स? लास्ट के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? साइंटिस्ट दक्ष, साइंटिस्ट दक्ष, कोई डाउट है लास्ट के लेक्चर में? सर नहीं सर, सिर्फ सब समझा, सिर्फ वो वाला जो था वो मैं बाद में पूछ लूँगा। नहीं, बाद में मत पूछ लो, अभी भी समझ। देखो, रेट का मतलब समझ लो भाई, तब तक बाकी सब भी ज्वाइन करेंगे। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जो आएगा ये हमेशा स्लोप आएगा। क्या आएगा? स्लोप। ये v और ये t, ये है। इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ऐसा स्लोप ड्रॉ कर दिया और फाइंड कर लिया v को st। v को क्या लिखा? ds/dt। इसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dv लिखा क्या यहाँ पे? नो सर, नहीं लिखा। कल जो लिख रहे थे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल, कभी भी जो आपका इंस्टेंटेनियस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी इंस्टेंटेनियस जो होगी, वो उसमें स्लोप आएगा। क्या आएगा? स्लोप। जैसे v इक्वल्स टू ds/dt, कभी dv नहीं आएगा dv इक्वल्स टू ds/dt, ऐसा नहीं आएगा। a इक्वल्स टू dv/dt, कभी ऐसा नहीं आएगा da इक्वल्स टू dv/dt, कभी नहीं लिखा है d। यस सर। सर स्मॉल dv/dt एलिमेंट होगा ना, स्मॉल एलिमेंट? ये स्मॉल सा पार्ट है जिसमें अगर ये ds कंसिडर किया या dl कंसिडर किया तो कुछ एलिमेंट इस साइड, कुछ एलिमेंट इस साइड, ये दिखेगा ds, ये दिखेगा dt। इसीलिए आया है dv/dt या ds/dt। फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, डिस्प्लेसमेंट ds। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट ds है। फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ds। और ये ऐसा ग्राफ है। तो क्या
क्या तुम जब वर्क फाइंड करोगे क्या तुम स्लोप ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा? वर्क क्या होता है? W इक्वल्स टू F डॉट S, ये होता है। तो जब आप ds स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, तो आपको dw लिखना पड़ेगा। यहाँ पे dw या dv नहीं लिखते थे, da नहीं लिखते थे, ये dw f डॉट ds क्या है ये समझो। ds स्मॉल सा एलिमेंट लिया है ऐसा, क्या लिया? ये एलिमेंट लिया, यही है ds, यही क्या है? ds, ये s है। ये क्या हो गया? ds। जब स्मॉल सा एलिमेंट लेंगे तो इसका कुछ एरिया आएगा, क्या आएगा? एरिया। जब स्मॉल सा एलिमेंट लिया ds स्लाइट, वैसे ही सेम इतना ही डिस्प्लेसमेंट जो ये दिख रहा है वैसा ही ये भी है, स्मॉल सा है ये, ds इज टेंडिंग टू 0 ही है, बट उस केस में इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा, क्या आएगा? एरिया। स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट लिया, ये f का कर्व है, ये s है, ऐसा ड्रॉ कर दिया तो एक स्ट्रिप बनेगा, स्ट्रिप। यस सर। कैलकुलस में कुछ पढ़ा था एरिया अंडर कर्व, यस इंटीग्रेशन उसी को करते आगे थे। कंटिन्यू किया था काइनेमेटिक्स में। तो ये एरिया आ रहा था, कैसा? ऐसा एरिया आता था, ये एरिया। अब ये जो एरिया आ रहा है इसका आप एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो इसका एरिया क्या होगा? स्मॉल एरिया होगा। तो इस एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या हो जाएगा? F इंटू डी एस। एफ इंटू ये F है और ये ds है, ये वेरी स्मॉल है, ds इज वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है। तो बताया गया है कि इसको भी आप एक स्ट्रेट मान सकते हैं, स्ट्रेट मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर सकते हैं। तो उस केस में ये F डॉट F ds हो जाएगा, क्या हो जाएगा? F ds। या इसको अगर x कंसिडर किया तो ये dx हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं F dx, मतलब फोर्स भी x डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा F dx। इसकी तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वाली चीज नहीं है, ये टाइम से रिलेटेड चीज नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज। और इंस्टेंटेनियस के लिए स्लोप आना चाहिए इस टाइप का, बट ये एरिया आ रहा है, तो इस स्मॉल सा एरिया है तो इसको बोलेंगे स्मॉल वर्क डन। क्या बोलेंगे? स्मॉल वर्क डन। क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स। मतलब इसी को आप बोल रहे हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? क्या करेंगे? मुझे सपोज यहां से यहां तक वर्क डन फाइंड करना है, x इक्वल्स टू x1 से x इक्वल्स टू x2 तक वर्क डन फाइंड करना है। तो क्या किया? स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप बनाया, ऐसा इस टाइप का स्ट्रिप बनाया। हर समेशन किसी करें, को क्या बोल रहे हो? समेशन करेंगे सारे वर्क डन का। यस। तो क्या करेंगे? स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप बनाया, स्ट्रिप का हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड किया और सबको ऐड कर दिया, कहां से कहां तक? x इक्वल्स टू x1 टू x इक्वल्स टू x2। तब अपने को क्या आएगा? टोटल वर्क डन आएगा। क्या आएगा? टोटल वर्क डन आएगा। तो बेसिकली ऐसे हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड करके ऐड करने से ज्यादा बेटर क्या बताया था कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है डिस्ट्रीब्यूशन, जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। उस केस में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना। उस केस में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना होता है। तो उस केस में टोटल वर्क डन को क्या करोगे? सबको ऐड कर दो, ऐड करने से ज्यादा बेटर है आप ऐसा लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। इंटीग्रेशन मींस क्या होता है? समेशन। तो ऐड कर दिया। सर तो इसमें df नहीं आएगा, df into dx इक्वल टू dw। डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इंटू डी एक्स। एफ इंटू डी एक्स। डी एफ कहां से आ जाएगा? लाइक सो अपन ने ds अपॉन dt वैसे डिक्लेयर, तो यहाँ अपन अरे df भाई इसमें डीएफ कहां से लिखा है मैंने? डीएफ नो सर स्मॉल वही पूछ। डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके फोर्स कांस्टेंट है सर, मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ओके सर। स्मॉल थोड़ी दिखेगा वो, स्मॉल फोर्स का कोई मतलब होता है? स्मॉल फोर्स जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो होगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 न्यूटन भी हो सकती है, 100 न्यूटन भी हो सकती है, 1000 न्यूटन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये नहीं सर यहाँ पे तो ds बाई dt लिखा, तो यहाँ पे df सर क्यों नहीं लिखा सर? अरे होगा तब तो लिखूंगा ना यार, खुद का लॉजिक थोड़ी लगाओगे तुम।
ये सर कुछ और है, ये कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है, इसको इससे रिलेट कर देंगे, इसको इससे रिलेट कर देंगे। नहीं होता है वैसा कुछ, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, है ना। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं टोटल। ये क्या हो गया अभी, ये हो गया टोटल वर्क डन। क्या आ गया, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या आ गया यार, ये हो गया एरिया अंडर एफ एस ग्राफ और एफ एक्स ग्राफ। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ और एफ एस ग्राफ। ऐसा ही इसको नोट करना है, ये अब एक कॉन्सेप्ट हो गया, समझो। ये बताओ, ऐसा ही आपको बताया था जैसे एक वीटी ग्राफ होता था, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ। अगर मुझे एस जैसे v इक्वल्स टू क्या लिखते थे, डी एस बाई डी टी, तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर मैं डी एस लिखूंगा v डी टी, तो इसको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस है तो सर डीएस को भी इंस्टेंटेनियस बोल दिया जाए, ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस में कभी डी नहीं लगता है। इंस्टेंटेनियस देख रहे हो, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिर्फ ए है, डी थोड़ी है, और ये हमेशा स्लोप होता है। तो ये क्या डीएस जो है, इससे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किया इस टाइप का, वहां पे तो नहीं आया कि सर डीएस को इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं बोला। इंस्टेंटेनियस है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अगर मुझे यहां से यहां तक का चाहिए होता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी, एरिया अंडर वी कब हो जाता था, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाता था, या ये इंस्टेंटेनियस होता था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता था। क्या होता था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं कि कहीं की चीज कहीं पे रिलेट कर लिया, वो कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, सर dt आ गया, ds आ गया तो सर इंस्टेंटेनियस हो ही जाना चाहिए था। अरे वो क्या है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये स्लोप है और इसको ds लिख रहे हैं, ds इक्वल्स टू v dt। ये एरिया अंडर vt ग्राफ आएगा, स्लोप ऑफ vt ग्राफ थोड़ी है ये, एरिया अंडर vt ग्राफ है। तो जब स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, ऐसा स्ट्रिप लेंगे, ये वाला है, ये dt लिया और ये v है, तो इसका एरिया देगा ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया, अपने को टोटल एरिया आ जाएगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डाउट है किसी को अभी भी इसमें, दक्ष? सर सर जब हम यस, इंस्टेंटेनियस या एवरेज बोलते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं, राइट ना, वैसे ना? विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऐसा कहां से हो गया, विद डायरेक्ट डेल्टा से उसको रिलेट करते हैं ना। हाँ इंस्टेंटेनियस भी विद मतलब रेस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम ऐसा नहीं टाइम कि होता है। इंस्टेंटेनियस। समझो, ये हो गया जहां पे ds लगा दिया dt, when dt is tending to zero। समझो इस चीज को, ऐसा लिखते थे, ज्यादा लिमिट में नहीं जाऊंगा, फिर से टेंशन मुझे नहीं लेना है उन सब चीज का। v इक्वल्स टू ds बाई dt, dt इज टेंडिंग टू जीरो। जब वो टाइम इंटरवल एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, जिसका डिफरेंस जो है एक थोड़ा लार्ज डिफरेंस आएगा, लार्ज इन द सेंस 0.00001 इस टाइप का नहीं आएगा, टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा, उस केस में ये हो जाता है v एवरेज इज डेल्टा s बाई डेल्टा t। अब आगे बोलो क्या है, तो ये टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है, ये किसके लिए डिफाइन है, टाइम इंटरवल के लिए। और टाइम इंटरवल जो होता है वो टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा। ये भी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है बट ये टेंडिंग टू जीरो है, इसलिए इसको लिखते हैं ds बाई dt। देखो क्या होता है, एक होता है डेल्टा s, यही सब चीज है। जब बेसिक्स नहीं आता है ना तो फिर प्रॉब्लम होता है। जब डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहां पे मीनिंग बताई गई थी आप लोगों को कि डेल्टा s क्या होता है और ds क्या होता है। याद है किसी को, वेदांत? Yes. क्या बताए, डेल्टा s और Delta S is ds? the delta S is the difference in क्या बोलते हैं displacement, but is a significant displacement. ds is a Yes. very small distance. डेल्टा एस क्या होता था, सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट था। ds क्या होता था, वेरी स्मॉल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज टेंडिंग टू जीरो, उस टाइप से। तो जहां पे वेरी स्मॉल आता है, जहां पे टेंडिंग टू जीरो होता है, उसको d लगा देते हैं उसमें, उसके चेंज में क्या आता है d, तो ds। टाइम में चेंज है तो dt, कुछ भी लिखेंगे da db dc ऐसा।
लेकिन अगर सिग्निफिकेंट चेंज होगा तो डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, यही सब बताया गया था। तो कहीं पे इंस्टेंटेनियस वाला टर्म कहां पे आएगा, जहां पे आपको ऐसा स्लोप दिखेगा, ds by dt इज नथिंग बट स्लोप ऑफ st ग्राफ, वो आएगा इंस्टेंटेनियस। जैसे a लिखा dv by dt, ये क्या है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। कहीं पे फोर्स लिख दिया F इक्वल्स टू dp by dt, ये क्या है, स्लोप ऑफ pt ग्राफ। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगी। लेकिन इसी में अगर आपने डेल्टा लगा दिया, डेल्टा p by डेल्टा t, डेल्टा s by डेल्टा t, डेल्टा v by डेल्टा t, तो ये वाली चीज एवरेज हो जाती है, क्योंकि उसका जो टाइम इंटरवल है वो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा और वो टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा, वो टेंडिंग टू जीरो नहीं होगा। क्लियर है? सर इसलिए तो वो वाली, हाँ बोलिए। सर तो जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इट मींस दैट हाउ मच दैट क्वांटिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे ना? हाँ, टाइम इंटरवल मतलब टेंडिंग टू जीरो, जो यस सर। टाइम इंटरवल है तो अगर वो जीरो तो को वर्क अप्रोच कर रहा है। तो वर्क वाले फॉर्मूला में dt है ही नहीं, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल है नहीं, इसलिए हम उसको कुछ नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं सिर्फ बोलेंगे। dx है, w इक्वल्स टू f dx, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ये dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप का जब एरिया लोगे एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया आएगा। तो जब एरिया आएगा, जब एरिया आएगा तो वो इतना एरिया आप कंसिडर कर रहे हो ना यार, ये स्लोप है ही नहीं। स्लोप Yes. रेट का मतलब क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, ये बात आ रही है समझ में? यस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल दिया मतलब कहीं ना कहीं रेट आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल दिया तो कहीं ना कहीं रेट आएगा। इंस्टेंटेनियस फोर्स बोल दिया तो कहीं ना कहीं रेट आएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, वो होती है इंस्टेंटेनियस वाली चीज। यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी होता, एक बार इसको नोट कर लो, ये तो नोट करना ही कम से कम, यहां से यहां तक तो नोट करना ही यार, ये कि वॉक डन कैसे फाइंड करोगे आप, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। Sir, please scroll up. सर यस सर वेलोसिटी का जैसे अपन को अगर देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अपन को t इक्वल टू समझो 5t दिया, तो फंक्शन देता है हमको टाइम का, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस सॉल्व करते हैं t का वैल्यू डाल के, समझो 1 डाला तो अपन को वेलोसिटी मिली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे अगर डिस्प्लेसमेंट अपन को दिया t इक्वल टू 5t, अपन ने t की वैल्यू 1 डाली, तो अपन को 6 मिलेगा। वो 6 मीटर्स किसका होगा वो टाइम इंटरवल पे? समझ, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो होता है पोजीशन। जब s की वैल्यू गिवन है s इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 3t, कुछ भी दिया हुआ है उसको बोलते हैं पोजीशन। क्या दिया हुआ है, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। समझना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है, नोट करो बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। सर जो f और s का जो ग्राफ ड्रॉ किया आपने, उसमें जो dx डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि dx डिस्प्लेसमेंट ओनली हैपेंस इन dt टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है? अरे dt टाइम नोट करो, पहले नोट करो यार। अरे dt टाइम में मेरे भाई, dt टाइम में होगा तो क्या ये स्लोप आ रहा है? नो सर। लॉजिक कहाँ चला जाता है यहाँ पे, साइंस वाली लॉजिक लगाना है। फिजिक्स पढ़ रहे हो भाई साहब, फिजिक्स। अरे ये dt टाइम में, सपोज dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो गया, उससे मुझे क्या लेना देना है, ये कहीं इंस्टेंटेनियस कब होगा? बेकार पता है, मैं कल से रिग्रेट कर रहा हूँ कि तुम लोग को कोई भी एक जो बहुत ही ट्रिकी पॉइंट होगा ना, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने वो कर लिया है, ठीक है, मेरा माइंड में गप है अभी, मैंने सेट कर लिया ये सब चीज, कि जहां पे भी ट्रिकी पॉइंट होगा ना, वो तुम्हारे लिए होगा भी नहीं, वो एडवांस के लिए होगा। तो वो चीज तुम्हारे लिए होगी नहीं, तो वो मैं इसको डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ आगे से, समझो। क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है अभी, सीधा सीधा पढ़ाओ और निकल जाओ। dx है, क्या बोल रहा हूं मैं उस टाइम से, इंस्टेंटेनियस वाली चीज कब आई, जब रेट आएगा। क्या आएगा, रेट। अगर मैंने इसको अगर ऐसा भी लिख दिया, dw इक्वल्स टू f इंटू dx को लिख दिया, मान लो सपोज v स्पीड से जा रहा है, dx को लिख दिया v dt। मुझे ये बताओ,
क्या डीडब्ल्यू रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग है, ये बताओ। नो सर, आपने बोला रेट के लिए सिर्फ मतलब जब डी नहीं रेट होना होगा चाहिए। तब आएगा इंस्टेंटेनियस। क्या होगा? रेट। जब रेट होगा तब आएगा इंस्टेंटेनियस, रेट नहीं होगा इंस्टेंटेनियस नहीं आएगा। खुद का भी तुम लॉजिक लगा सकते हो कि अगर dx लिखा है, अगर तुम dx को vdt लिख रहे हो, क्यों vdt लिख रहे हो भाई? इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ dt टाइम कंसीडर कर रहे हो। उसको Yes, जीरो तो अज्यूम नहीं करोगे, जीरो अज्यूम करोगे तो तुम क्यों फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली बोलोगे ना डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। यस यस। तुम क्यों लिख रहे हो dx इक्वल्स टू vdt फिर? इसका मतलब तुम टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हो, कितना? dt। अगर तुम टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हो तभी तो लिख रहे हो ना dx को vdt। यस इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही। इसको आप जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते dt को। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आप टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं तभी आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, वरना डिस्प्लेसमेंट क्यों फाइंड करते? डायरेक्ट लिख देते डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो कंसीडर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, यही है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये वेरी स्मॉल है, ये अपन शो कर रहे हैं ऐसा, ये वेरी स्मॉल है, बट इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा। अब मुझे यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप बनाएंगे, हर किसी के एरिया को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आएगा, तो टोटल एरिया क्या देगा? वॉकडन देगा। तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस कहाँ पे होगा? अगर यही फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती, W इक्वल्स टू df बाई dt, ये फिजिकल क्वांटिटी ऐसी रहती, तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वॉकडन है। अगर ऐसा डिफाइन हो जाता, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जाती, जैसे अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, ए इक्वल्स टू df बाई dt, तो ये वाली चीज क्या हो जाती? इंस्टेंटेनियस हो जाती। उस केस में इसको इंस्टेंटेनियस बोलते, बट इस केस में इंस्टेंटेनियस बोलेंगे ही नहीं, रेट आ ही नहीं रहा है। कहां पे इंस्टेंटेनियस आएगा? वर्ड इंस्टेंटेनियस कहां पे आएगा? जहां पे रेट आएगा। क्या आएगा? रेट, सम फिजिकल क्वांटिटी डी ऑफ समथिंग अपॉन dt। जहां पे ऐसा आएगा पूरे फिजिक्स में, वहीं पे वो चीज होगी इंस्टेंटेनियस। सर, अभी तक देखा है? ये रूल है ना, मतलब कि इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ही वही होता हाँ, है। रूल है, ये एक रूल है, ठीक है, ऐसा समझ लो। नोट कर लो यार। तो सर हमको इंस्टेंटेनियस के डीटी चाहिए होगा ना, उसके बिना फिर इंस्टेंटेनियस अपन बोल नहीं पाएंगे। नोट कर लो, नोट कर लो। कुछ नहीं चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा वो मैं खुद बता दूंगा, तुम सिर्फ नोट करते चलो और समझते चलो, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही समझना है, और एक्स्ट्रा मत समझो यार प्लीज। सिर्फ जितना बताया जा रहा है ना उस पर फोकस कीजिए, उसको समझिए बस, और कुछ मत करो प्लीज। उतना कर लिया ना तुमको आ जाएगा सब्जेक्ट। सर शो अपर पार्ट। अरे रे ऑप्टिक्स का अलग से ग्रुप बनाओ यार, सर को बोलो सर ग्रुप अलग से बना दीजिए रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। यस सर। नहीं तो कोई एक, तुम ही लोग बना लो कोई, और उस ग्रुप में शेयर कर दो लिंक, सर ज्वाइन कर लेंगे, उसमें रे ऑप्टिक्स लिख देना या सेकंड ट्रैक, कोई एक बना लो।
कॉपी कर लिया क्या इसको? यस सर। देखो अगर आप फोर्स ऐसा गिवन है, वेक्टर के टर्म्स में गिवन है, सपोज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है आपका, डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस केस में वर्क डन आप कैसे फाइंड करेंगे? वर्क डन W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एफ एक्स डॉट कर लो तो ये आ जाएगा क्या, आई डॉट आई है ना, जे डॉट जे, के डॉट के, वैसा आएगा। तो एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ, ऐसा वर्क डन बन जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और फिर फोर्स गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख दूं, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, so, यहाँ से F1 F2 F3 इस टाइप से फोर्सेस, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन में मल्टीपल फोर्सेस के लिए आप क्या करेंगे, W इक्वल्स टू वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई F2 प्लस वर्क डन बाई F3। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड कर, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव रहेगा। वर्क डन बाई F1 को आप क्या लिखोगे, F1 डॉट एस। वर्क डन बाई F2 को क्या लिखोगे, F2 डॉट एस। वर्क डन बाई F3 को क्या लिखोगे, F3 डॉट एस, F3 डॉट एस। यहाँ से देखो F1 F2 F3 तो है, बट इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एस एस एस, तो आप इसको ऐसे लिखो, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट एस, डॉट एस। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस प्लस F3 डॉट एस, ऐसा ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, नेट फोर्स। ये क्या हो गया, इस पे नेट फोर्स, F नेट डॉट। तो अगर टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो आप क्या करो, नेट फोर्स फाइंड कर लो, डॉट एस कर, डॉट एस कर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन कॉपी कर लो इसको। एक मिनट वेट कर लो, इसको नोट करने दो, फिर मैं शो कर देता हूँ, तो स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अपने लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वॉक से रिलेटेड है ये। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है बट पूरे का ही। सर वो एफ नेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे ना? क्या चीज? हाँ, एफ की बात कर रहे हो क्या? यस सर यस। हाँ, Show the next page. इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। एफ जो है इसीलिए डायरेक्ट एफ डी एक्स लिख रहे हैं, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये। सर नहीं, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज वाला पूछ रहा हूँ। नेट फोर्स लिख लेना ना, डॉट लगा रहे हैं ना, डॉट लगा रहे हैं, ओके डॉट। ओके। तो डॉट लगा रहे हैं ना, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं लिख रहे हैं ना, तो एंगल तो आएगा, कुछ भी जो भी होगा एंगल आएगा। डॉट लगा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन। a particle is shifted from point point 0, 0, 1, ये सब मीटर में, मीटर to 1, 1, 2 मीटर। कोऑर्डिनेट्स जो इसके मीटर में। under simultaneous action of two forces, simultaneous action of two forces, F1 2i cap plus 3j cap minus k cap Newton and F2 equals to I cap minus 2j cap plus 2k cap Newton। ये दो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से ये एक पार्टिकल जो है वो कहां से कहां डिस्प्लेस हो रहा है, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2। और ये फोर्स क्या है, ये 2i cap plus 3j cap minus k cap, और ये F2 की वैल्यू i cap minus 2j cap plus 2k cap Newton। Find the work done by a resultant of these forces. Find the work done by applied forces. Find the work done by applied forces. बताइए। The total work done, find the total work done by applied forces. Sir, show upper part 1. फाइव जूल आ रहा है। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिखा दो ना प्लीज। थोड़ा ऊपर। यस, 5 जूल आएगा। ये कैसे रह गया यार, एक मिनट। अपन तो रखना ही नहीं है ना तुम लोगों के लिए। सर स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए ना।
क्लियरली दिखता है वैसे भी। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर रहेगा, क्योंकि नेट स्लो हो जाएगा तो फिर ब्लर 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 होता रहेगा, वो काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सर। A particle is shifted from point 001 to 0112। अब देखो इसका फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 आई कैप, दिस माइनस दिस, एक्स कोऑर्डिनेट है आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, प्लस ये 2 माइनस 1 के कैप। तो यहां से क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। तो वर्क डन के लिए आपको पहले नेट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो एफ नेट फाइंड कर लीजिए। एफ नेट क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 क्या आ रहा है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये आ जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आ गया नेट फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया? नेट फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? एफ नेट डॉट एस, एफ नेट डॉट एस। डन। सर 1 मिनट, कैसा डन? तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ नेट डॉट एस। Sir, show previous failure part. Sir, in everything we have to write I cap, J cap, K cap, right? We can't just write I, J and K. नहीं, अब वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब तुम आई लिख सकते हो, जे के, बट नॉर्मली जो होता है वो यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। बट अपन सॉल्व कर रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, तो कंपलसरी नहीं है कि वो आई कैप। अपन बोर्ड्स का ये नहीं पेपर लिख रहे हैं ना, तो आंसर आने से मतलब समझ में आना चाहिए आपको, आपको क्या रिप्रेजेंट कर, ये मैटर बस। बट यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई जे के नहीं। यूनिट वेक्टर का मतलब कैप लगेगा, जैसे वेक्टर ए ऐसा और ऐसा लिख दिया, मतलब ये यूनिट वेक्टर। सिर्फ ऐसा लिख दिया, कुछ भी नहीं बोला, ए कैप लिख दिया, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। डन। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यार? वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? W इक्वल्स टू एफ नेट डॉट एस, डॉट एस। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा ये, और ये जे कैप डॉट जे कैप 1 आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा। आंसर 5 जुलाई, आंसर 5 जुलाई। नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अभी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था? फोर्स कांस्टेंट होता था, अभी फोर्स कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल हो गया।
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एफ एक्स, तो जब भी सपोज ये ऐसा है, फोर्स जो है वो वैरी कर रहा है, तो जब भी फोर्स वैरी कर रहा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। जहां पे भी फोर्स वैरी करेगा डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एफ डॉट एस लिख दिया आंसर आ जाएगा, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ये स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट जब आप कंसिडर करोगे dx dx, तो उसके लिए आपको स्मॉल वर्क डन लिखना पड़ेगा। In case of variable force, we have to integrate to find the work done by that force. अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या किया, वो ये dx वाला पार्ट लिया, तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, क्योंकि फोर्स क्या है, x का फंक्शन है, वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है, फोर्स क्या है, ऐसा ग्राफ बना दिया मतलब वेरिएबल है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितना वर्क करेगा, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर small displacement dx, for a small displacement dx, उस केस में वर्क डन जो आएगा, वर्क डन को आप लिखेंगे dw हो जाएगा आपका f dx, या s लिख लो, f ds कर दिया, f डॉट ds कर दो, ऐसा f डॉट ds। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। तो यहाँ से आप अगर f को आपने आपने कंसिडर ऐसा किया, f जो है वो fx i कैप है, बट ये कांस्टेंट नहीं है, अभी कांस्टेंट नहीं है, fz k कैप है, ds डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं अभी ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, ds लिखा, s नहीं लिखा। अगर s होता तो इसको xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिख देता, बट ये ds है, तो ds है तो ये dx आएगा, ये dy आएगा, ये dz आएगा, तो dx आएगा प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप, ऐसा आएगा। तो इस केस में आप वर्क डन को क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, ऐसा। या आप ऐसा लिख सकते हैं, या इसको आगे अगर सॉल्व करना चाहे, जरूरी नहीं कि आगे भी सॉल्व होगा ये, बट अगर यहाँ पे अगर इस केस में अगर मैं सॉल्व करूँ, तो इस केस में अगर ये x का फंक्शन होगा तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी अगर y का फंक्शन होगा तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा fz। मतलब इस केस में जहां पे फोर्स वेरिएबल हो वहां आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, f डॉट ds, तो fx dx fy dy fz dz, fz। अगर फोर्स x डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्टली सिर्फ इसी को कंसिडर करो, फोर्स अगर x डायरेक्शन में है तो fx dx लिख दो या f dx लिख दो, है ना, क्योंकि अगर फोर्स x डायरेक्शन में है इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा वही x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट z कंपोनेंट उस फोर्स का जीरो है, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट क्या है उस फोर्स का, जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। x कंपोनेंट हो तो सिर्फ यही लिखना है, y कंपोनेंट है तो सिर्फ ये वाला लिखिए, z कंपोनेंट है तो ये लिखिए, x y z है तीनों लिख दीजिए, x y है ये और ये लिखिए। एक बार नोट करो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ में आएगा, नोट कर लीजिए आप इसको।
सर So can you show the lower part one? डन। सर एक डाउट था, यस बोलिए। अपन डीएस मतलब टेंडिंग टू जीरो ना, तो फिर सर वो पॉइंट पे तो फोर्स कांस्टेंट रह सकता है ना, मींस एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, इसलिए इसको डायरेक्ट जो कांस्टेंट इतने के लिए फंक्शन तो रहेगा, ऐसा नहीं कि फंक्शन नहीं रहेगा, बट उस इंस्टेंट के लिए एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। इसलिए अपन सर इसलिए डीएफ डायरेक्ट, अपन इसलिए खाली देखो यहाँ से समझो, ये जो लिख दिया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस लिखा ना, ये कभी लिखा जब आप x को कांस्टेंट मानोगे ना, मतलब ये सपोज x का फंक्शन है, ऐसा अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, किसका फंक्शन है x, तो जब आप स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, उसके लिए f की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। f की वैल्यू कांस्टेंट होगी तभी आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो f डॉट डी एस। यस, इसलिए जैसे अपन उसको डीएफ नहीं लिखते ना। हाँ, इसलिए डीएफ नहीं लिखते। जैसे w की वैल्यू क्या होती है, f डॉट एस होती थी, कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्टली ऐसा लिख दिया। जहां पे वेरिएबल फोर्स आया तो वहां पे भी देखो क्या लिख रहे हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस लिख रहे हैं। बट क्यों एफ डॉट डी एस लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये एफ आया है, डीएफ नहीं आया। क्लियर है? यस सर, तो सर मतलब ऐसा कौन सा केस हो सकता है जिसमें डीएफ लगाएंगे हम लोग? नहीं, हमेशा तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जब भी ऐसा आएगा ना, हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसीडर करेंगे, तो कहीं पे डीएफ नहीं है, सर कहीं तो पे भी प्रीवियस डीएफ नहीं है। Sir, वो एक हम मिनट एक वापस आ assumption ले रहे हैं, क्या so that is like we are taking an assumption। वैसे अजम्पशन, कहाँ पे कोई अजम्पशन? वही डीएफ वाला माइनर assumption ले रहे हैं ना कि फोर्स उतना टाइम में, मतलब उतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में नहीं चेंज नहीं, नहीं डीएफ होगा। लेना ही नहीं, डीएफ कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि अपन एक वेरिएबल बनाएंगे, डबल वेरिएबल आ जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा चीज। तो स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उस इंस्टेंट के लिए आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए समझो, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते अच्छा Sir, can you go back to the previous? हैं, है ना? इसलिए सर, और यहाँ पे एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ नहीं होगा ना वर्क डन, क्योंकि फोर्स इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ
नहीं नहीं, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ होगा, वैसा कुछ नहीं है, वो अपन समझेंगे कि कैसे तो लोअर आएगा। पार्ट। वो Sir, वो lower समझ वो समझ में आएगा कि कैसे लिखेंगे एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। जब फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा तब एफ डी एक्स लिख देंगे, तभी एरिया अंडर आएगा। या फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा तो एफ डी वाई लिख देंगे। आप ऐसा बोल सकते हो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, सिर्फ ये वाला टर्म आएगा तो उसको बोल सकते हैं एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। वाई डायरेक्शन में है तो एरिया अंडर एफ वाई ग्राफ। जेड डायरेक्शन में होगी एरिया अंडर एफ जेड ग्राफ, वैसा लिखेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, तो डायरेक्ट हाँ, नहीं तो लिख सकते। डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये बोल सकते हैं एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, एफ एक्स नहीं, एफ एस। अच्छा, done. ओके सर। एफ एस डॉट किया ना अपन ने, डॉट तो यूज किया ना यार, यस यस। है ना। जीरो तो नहीं लिया ना, कॉस थीटा जीरो, वैसा कॉस जीरो इज वन, वैसा कंसिडर नहीं किया। हाँ बोलो। सर तो वेरिएबल फोर्सेस में अपन ने बड़ा डिस्प्लेसमेंट लिया तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना। हाँ, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा, इसलिए डायरेक्ट एफ डॉट डीएस लिख रहे हैं, वरना ये एफ डॉट डीएस नहीं आता, वरना ये एफ डॉट डीएस नहीं आता। क्लियर है? यस सर। डन। अब देखिए, अगर सिर्फ फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में, सपोज फोर्स जो है वो आई कैप में है, प्लस माइनस आई कैप। फोर्स किस डायरेक्शन में? प्लस माइनस आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आंसर कर पाओगे, वरना तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो उस केस में वर्क डन को आप डायरेक्ट लिख दो एफ डी एक्स। अगर यही फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? एफ इज एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब प्लस माइनस जे कैप, तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख दो एफ डी वाई। फोर्स अगर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? प्लस माइनस के कैप, डायरेक्ट लिख दो एफ इक्वल्स टू एफ डी जेड। बिकॉज फोर्स जेड डायरेक्शन में है ना फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, तभी वर्क डन आएगा। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में भी कोई वर्क डन नहीं होगा, सिर्फ जेड के अलग अगर पार्टिकल डिस्प्लेस होगा तभी वर्क डन आएगा, वरना वर्क डन नहीं आएगा। सिर्फ ये वाला, सिर्फ जे कैप में है तो ये वाला टर्म्स, एक्स आई कैप में है तो ये वाला। सर वो dy और dx dz वो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन z डायरेक्शन है ना। यस, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, क्लियर होगा। और जैसे मान लेते हैं a position dependent a position dependent a position dependent force F equals to 7 minus 2x plus 3x square x। अब ये बताओ F किसका फंक्शन आ गया? x का। मतलब ये फोर्स जो है अभी x में है, और आगे भी समझ में आएगा। और x ऑन स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg, mass 2 kg, and force F displaced it from x equals to 0 to x equals to 5 मीटर। ये न्यूटन में, ये किसमें है? न्यूटन में। x equals to 0 to x equals to 5 मीटर। कैलकुलेट the work done, calculate the work done by applied force या फोर्स अप्लाइड। बताइए वर्क डन F किस डायरेक्शन में? x में।
140 आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। एक्स डायरेक्शन में तो डायरेक्टली आपको पता है ये फोर्स क्या है, एफ जो है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन। तो फोर्स यहाँ पे हो गया है वेरिएबल। फोर्स क्या है, वेरिएबल, एक्स के साथ वैरी कर रहा है। और एक्स का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स डायरेक्शन में, तो मैं वर्क डन ऐसा लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ डी एक्स। डायरेक्ट क्या लिख दिया, एफ डी एक्स। तो एफ की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 to 5, 0 to 5। ये आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3। 0 to 5, 0 to 5, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 0, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब। ये आ जाएगा 35 माइनस 25 प्लस 125। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 125, आंसर 135 जूल आएगा। देख लो आंसर 135 जूल आएगा। हाँ वही तो, वो तो पता ही है ना। फोर्स की डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना, एक्स के साथ वैरी कर रहा है फोर्स, मतलब एक्स डायरेक्शन कंसिडर किया। और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली लिख दो एफ डी एक्स है ना। I accidentally differentiated, so I got 140 instead of 135. यू आर गेटिंग 140। I got 140 because I differentiated and then multiplied with 5. ओके, I got it as 28 if x is equal to 1, so I multiplied by 5. वो काम मत करो ना यार प्लीज, बिकॉज फोर्स वेरिएबल है ना, ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए। सिंस फोर्स इज वेरिएबल, तो यू हैव टू इंटीग्रेट टू फाइंड द वर्क डन बाय दैट फोर्स, सिंपल। और लिमिट्स पुट कर दीजिए, लिमिट्स जो है वो पुट कर दीजिए। नेक्स्ट, अ फोर्स F equals to 2 plus x Newton acts on a particle in x direction, on a particle in x direction. Find the work done by, find the work done by this force, during a displacement of, during a displacement from x equals to 1 meter to x equals to 2 meter. So can you show the upper part once? Done, sir. Thank you.
sir, what is the force F is equal to? 2 plus x, Okay. 2 plus x, n लिखा न्यूटन, इसकी Okay. यूनिट n जो है न्यूटन है, वो इसकी यूनिट है। आंसर क्या आ रहा है? 3.5 करेक्ट। तो फोर्स x डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसका x डायरेक्शन वाला ही कंसीडर करेंगे। तो आप वॉकडन क्या लिखोगे? Sir, show w previous. w इक्वल्स टू f dx, ये आ जाएगा 2 plus x dx, x varies from 1 to 2, ये आ जाएगा 1 to 2, ये आ जाएगा 2x plus x square by 2, 1 to 2, ये आ जाएगा 2x की वैल्यू पुट कर दो, 2 minus 1 plus 1 by 2, 2 square minus 1 square, ये क्या हो जाएगा? 2 into 1 plus 1 by 2 into 4 minus 1, ये हो जाएगा 2 plus 3 by 2, तो आंसर हो जाएगा 3.5, 3.5 जूल, 3.5 जूल। Sir, can you show previous page? Next page, sir. डन। Yes, sir. A force F equals to minus k upon x square, x जो है वो जीरो नहीं हो सकता, x जीरो होगा तो फोर्स डिफाइन नहीं होगा। acts on a particle in x direction, in x direction. Find the work done, find the work done by this force, in displacing the particle, in displacing the particle, in displacing the particle from x equals to plus a to x equals to plus 2a. Here k is a constant, यहाँ पे जो k है, ये जो k है वो k क्या है? k is a positive constant, पॉजिटिव। बताइए। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। Sir, what have you written in the question after displacing the particle from? x equals to plus a to x equals to plus 2a, x equals to plus a to x equals to plus 2a, और here k जो है, यहाँ पे जो k आ रहा है, k is a positive constant, k is a positive constant।
देखिए यहाँ से फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो वर्क डन आप क्या लिखोगे, एफ डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू ए, तो माइनस के बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स रेज टू माइनस टू डी एक्स, ए टू ए, ए टू ए, तो ये वाली वैल्यू माइनस के, ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ए टू ए, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल्स टू माइनस के, और ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी वन बाई एक्स, कि एक्स रेज टू माइनस वन है ये, तो ये वन बाई एक्स हो जाएगा, टू ए और ए, तो वर्क डन क्या आ रहा है, माइनस से जब माइनस जाएगा के हो जाएगा, वन बाई टू ए माइनस वन बाई ए, वन बाई टू ए माइनस वन बाई ए, देयरफॉर वर्क डन इज, ये आ गया टू ए, वन माइनस टू, तो ये माइनस वन हो जाएगा, तो W की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अपॉन टू ए, वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस के अपॉन टू ए, नेगेटिव के साथ आएगा। Excuse me, sir. सर एक मिनट, Done, sir. क्वेश्चन ऐसा है, 2 kg
velocity of this particle is given as a function of t, 2t square. velocity किसका फंक्शन है? t का. 2t square, t equals to 0 पे यहाँ पे 2t square plus 1 लिख लो. 2t square plus 1. फाइंड. अब देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, एक बार एक्सेलरेशन फाइंड करो. अगर एक्सेलरेशन आ रहा है इसका मतलब इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, है ना. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब फोर्स तो होगा इस पे. बाय अप्लाइड फोर्स in 2 seconds. In 2 seconds मतलब from t equals to 0 to t equals to 2 seconds. Yes sir. Find the work done by applied force. क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा होगा अभी यहाँ पे. वेलोसिटी और वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है. तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो फोर्स आ जाएगा. इसका मतलब यार फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. कुछ तो फोर्स होगा, है ना, कुछ तो फोर्स होगा. तो आपको वर्क डन फाइंड करना है. कहां से कहां तक? t equals to 2 से t equals to 0 to t equals to 2 सेकंड तक. इस ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या है ना. सर फोर्स भी टाइम के फंक्शन में आएगा ना फिर? फोर्स जो है वो टाइम के फंक्शन में ही आएगा. फोर्स जो है वो टाइम के फंक्शन में ही आएगा, है ना. सर 288 जूल. 8 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं. किसी का 256 भी आ रहा है, 288. तो वेलोसिटी पहले क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 1. एक्सेलरेशन फाइंड कर. a की वैल्यू जाएगी dv बाई dt. तो d बाई dt ये आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1. तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t, 1 का 0, तो इट वुड बी 40. एक्सेलरेशन वुड बी 40. एक्सेलरेशन 40 आ गया. तो फोर्स क्या आ जाएगा? F इक्वल्स टू m इंटू ए. 2 इंटू 40 80 आ जाएगा, है ना. एंड v की वैल्यू जो है v है 2t स्क्वायर प्लस 1. v को आप लिख सकते हैं dx बाई dt, dx बाय dt. तो dx फाइंड करना है मुझे, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt. तो वर्क डन क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन. आपको पता है फोर्स आ गया 80, वेरिएबल फोर्स है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है. तो वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो वर्क डन क्या आ जाएगा? f dx. x डायरेक्शन में जा रहा है तो f dx. f की वैल्यू क्या है? 80. dx की वैल्यू क्या है? तो dx यहां से फाइंड कर लिया. v क्या होता है? dx बाई dt. इस dt को इस साइड लाइए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dx. dx की वैल्यू ये हो जाएगी 2t स्क्वायर प्लस 1. 8 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए. t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2t क्यूब.
प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी. टी वैरीज फ्रॉम 0 to 2. टी वैरीज फ्रॉम 0 to, ये 8 आ गया. इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2t raised to 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2. 0 to ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 2 raised to 4 minus 0 raised to 4 प्लस 1/2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. मैं इसको इस साइड लिखूं तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 8, ये आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2 इंटू 16 माइनस 4/2. तो यहाँ से वर्क डन क्या आ रहा है? ये आ रहा है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा. तो 8 इंटू 6 48 जूल आ रहा है यार. कैसे आ रहा है तुम लोग का 256 288? सर 80 को मल्टीप्लाई नहीं किए उसमें 2t स्क्वायर प्लस 1 में. किसको किसको? सर 80 मिला ना अपने को. हाँ 8 को कॉमन लिया ना, 8 कॉमन ले लिया. एक मिनट, नहीं तो सही तो किया ना, 8 कॉमन लिया. टी को तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, टी को मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब हो जाएगा, ये टी हो जाएगा. 8 कॉमन कैसे लिए? तो 2t raised to 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 तो 2/4 और ये आ जाएगा आपका 2 raised to 4 माइनस 0 raised to 4 प्लस 1/2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. तो यहाँ से 2/4 मीन्स 1/2, 2 raised to 4 मतलब 16, तो 16 आ जाएगा. ये आ जाएगा 4/2 और प्लस है, इसको प्लस लिखो, प्लस है ये प्लस, ये प्लस है तो ये 10 आ जाएगा, 80 आएगा. करेक्ट, 80 आंसर है. आंसर 80 आएगा. यस यस करेक्ट, आंसर 80 ही आएगा. बिकॉज ये प्लस है, मैंने माइनस कंसिडर कर लिया, तो ये है प्लस, तो प्लस 2 आ जाएगा. तो 10 इंटू 8 80 जूल आ जाएगा. सर यस सर हम लोग t इक्वल 0 और t इक्वल्स 2 पे वेलोसिटी फाइंड करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना, और फिर उससे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा. नहीं नहीं नहीं, वो काम मत करना कभी भी. जहां पे भी आपको वेरिएबल दिखे ये चीज कभी मत करना कि जैसे सपोज ये यहाँ पे पार्टिकल है, अपन ने यहाँ पे t को 0 पुट कर दिया तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई. यहाँ पे वैसा फाइंड कर लिया t इक्वल्स टू t पे, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. ये कभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी यूज करते हैं ये फॉर्मूला. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 40 है. एक्सेलरेशन जो है वैरी कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लिख ही नहीं पाओगे. यहाँ पे आपने वेलोसिटी ठीक है फाइंड कर ली, यहाँ पे आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली, ये वेलोसिटी आपको पता है टाइम पे. एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया कुछ यहाँ पे, बट एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है ना यार. वेरिएबल के केस में आप ऐसा फॉर्मूला यूज कर ही नहीं पाओगे. ये किसके लिए आता था? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, when acceleration of particle remains constant throughout the motion, when the acceleration of particle remains constant throughout the motion, तभी ये फॉर्मूला यूज करते थे. यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो आप ऐसा तो यूज कर ही नहीं पाओगे, है ना. सेकेंड, फोर्स भी क्या है? वेरिएबल है. फोर्स भी क्या है? वेरिएबल है. तो यहाँ पे फोर्स डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा. तो आप डायरेक्टली एफ डॉट एस कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज फोर्स क्या हो गया? वेरिएबल. तो जहाँ पे फोर्स वेरिएबल है वहां पे आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा. जहाँ पे फोर्स वेरिएबल है वहां पे आपको इंटीग्रेट करना ही है. क्लियर है? यस सर. सर लोअर पार्ट. सर वेट. सर तो फिर हमको अगर टाइम वेलोसिटी जो अगर टाइम के फंक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट में हमको टाइम के फंक्शन में निकालना पड़ेगा ना फिर. यस. देखो वर्क क्या होता है? एफ डी एक्स. करेक्ट, इतना तो लिख सकते थे यार. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? अब फोर्स क्या है? 80 है. अब देखो यहाँ पे फोर्स जो आ रहा है आपका 80, तो आप W को क्या लिखते? 80 dx. कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे? यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे? या तो यहाँ पे x होगा, ये dx होगा, तो उस केस में आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे. ये यहाँ पे t है तो यहाँ पे t होना चाहिए,
उस केस में आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, इसलिए आपको dx को भी किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, टाइम का। इसलिए मैंने लिख दिया v इक्वल्स टू दिस, तो ये हो जाएगा dx by dt, तो dx इक्वल्स टू दिस। अब देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, और यहाँ पे भी t, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। अगर ये t होगा ये x होगा, यू कांट इंटीग्रेट दिस फंक्शन। Sir, यस instead of doing the thing directly, I just did the different. I mean, so what it is? वेलोसिटी फाइंड कर लिया क्या? No, sir, I directly found the displacement. I found directly the displacement and then multiplied it by 80 and brought the 8 outside. तो फिर कैसे फाइंड किया? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली फाइंड किया, मतलब इंटीग्रेट करके यू हैव। Yes, sir, I integrated dt immediately and then I multiplied by 80 and removed the 8 outside. Instead of doing it your way. Like you first added a t and then how you integrate कैसे किया फिर? yes, sir, I didn't put the t inside and then integrated. I just integrated and then put the t inside. Wrong. उससे आंसर आ रहा है, you are getting it. No, sir, that's why I got wrong answer. हाँ, इसलिए वो रॉन्ग आ रहा है ना, बिकॉज पता है ना आपको ये f क्या है, f वेरिएबल है, तो आपको dx को भी वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट इंटीग्रेट दिस वन। Yes, sir. आपने ठीक है dx फाइंड कर लिया, सपोज इंटीग्रेट करके dx फाइंड कर लिया, dx को अगर आपने t का फंक्शन भी बनाया ना, तो सपोज dx जो x आएगा वो कुछ फंक्शन t का हो गया, आप इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ से 8t dx से x आ गया, x लिख दोगे, यहाँ पे कोई dx दिखेगा ही नहीं आपको। यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेशन में, क्या होता है, समथिंग dx dy dz होना चाहिए ना। आपने तो x फाइंड कर लिया इंटीग्रेट करके, x लिखोगे f डॉट x, उससे dx वाला टर्म आएगा ही नहीं, इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। ऐसे ही सॉल्व कर। Done, sir. देखो यहाँ से, तो आई थिंक ये वेरिएबल फोर्स होगा, तो आंसर आपसे आ जाना चाहिए। वेरिएबल फोर्स है, यस। सर अगर हम कांस्टेंट को बाहर ना निकाल के मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम आएगा ना, फर्क नहीं पड़ता ना उससे। ऑब्वियस है ना, आंसर तो सेम ही आएगा ना, कैसे डिफरेंट आ सकता है यार। मल्टीप्लाई कर दो या मल्टीप्लाई नहीं करो, आंसर में चेंज थोड़ी आएगा कुछ। आंसर में पेज 1 लास्ट पार्ट दिखा दीजिए बस। आंसर 80 जूल से ना? हाँ 80। हाँ सर ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट, देखो एक बार ट्राई करो, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल्स टू वाई आई कैप दिया हुआ है। फोर्स तो x डायरेक्शन में, बट ये किसके साथ वैरी कर रहा है, y के साथ वैरी कर रहा है। टू मूव द पार्टिकल, टू मूव द पार्ट
Sir, your screen froze. एक केस में पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू x, एक केस में क्या है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि वर्क डन क्या होगा। क्वेश्चन एक बार नोट कर लो। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाले को, सेकंड को तुम सॉल्व करना। दोनों केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। नोट कर लिया क्वेश्चन। अब देखो एक बार समझते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ तो ऐसा आएगा यार, ये y है, ये x है, ये ऐसा हो जाएगा y इक्वल्स टू x, और ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, ये तो पैराबोला है, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ये पॉइंट 0 0 है, एक बार इसके अलोंग जा रहा है वन केस में, फर्स्ट वाले में, सेकंड केस में इसके अलोंग जा रहा है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहीं पे ये वाली जो वैल्यू होगी 1 1 यहीं पे आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करो y 1 आ जाएगा, इसमें भी x की वैल्यू 1 पुट कीजिए y 1 आ जाएगा। तो यही पॉइंट है 1 1। अब देखो दोनों केस में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों केस में क्या है, 0 0 और 1 1, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अरे होगा या नहीं होगा? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो वर्क डन सेम आना चाहिए। फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो वर्क डन सेम आना चाहिए ना, बट सेम नहीं है। देखते हैं फर्स्ट, पहले वर्क डन क्या लिखेंगे अपन। वर्क डन हो जाएगा आपका एफ डॉट डी एस। एफ की वैल्यू क्या है यार, वाई आई कैप। ds को आप क्या लिखोगे, dx आई कैप प्लस dy j कैप। y z वाला टर्म तो जाएगा k कैप। i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो 1 आ जाएगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा y dx, ये क्या जाएगा y dx। फर्स्ट along y इक्वल्स टू x, along y इक्वल्स टू x, इसके along अपन देख रहे हैं तो वर्क डन इस केस में क्या लिखोगे, y dx। अब मुझे ये बताओ क्या इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। नो y भी सर, वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। बट एक चीज पता है, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है ये किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, y इक्वल्स टू x, मतलब आप y को x के इक्वल लिख सकते हैं। पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग y इक्वल्स टू x, मतलब y को किसके इक्वल लिख सकते हैं आप, x के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से y इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं x dx, क्योंकि y इक्वल्स टू x है। क्या लिख दिया, x dx। x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, तो 0 to 1। x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 to 1, 0 to 1। इसका मतलब यहाँ से आंसर जो आएगा ये x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 to 1। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 जूल आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो पहले इसको। सर मेरा थोड़ा क्वेश्चन बच गया था, ऊपर दिखाइए ना। सर आप ग्राफ से एक वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या?
ये वॉक डन लिख सकते हो ना वाई डी एक्स, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या इस वाले में? So why is the force acting here, right? Force is along y equals to f equals to y I cap, मतलब force is acting along positive x direction, but ये किसके साथ वैरी कर रहा है? y के साथ वैरी कर रहा है। फोर्स y के साथ वैरी कर रहा है, बट ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव x, पॉजिटिव क्योंकि i कैप में है ना, तो पॉजिटिव x, बट ये वैरी किसके साथ कर रहा है? y के साथ वैरी कर रहा है। जैसे जैसे y कोऑर्डिनेट चेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया? वॉक डन लिख दिया f डॉट ds, वहां से ये आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू x, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू x, इसके अलावा मूव कर रहा है, तो वॉक डन तो आपने लिख दिया y dx। आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे, y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या ये गिवन है कि y की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है उस पाथ पे हमेशा क्या है? y इक्वल्स टू x है। क्या है? y इक्वल्स टू x। तो y को किससे इक्वेट कर दिया? x से। y को किससे इक्वेट कर दिया? x से। तो क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। और x वैरीज फ्रॉम 0 to 1, तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, इट वुड बी हाफ जूल। y को लिख दिया x। क्यों लिख दिया x? बिकॉज़ ये किसके अलोंग मूव कर रहा है? y इक्वल्स टू x के अलोंग मूव कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखा। सर आपने डिस्प्लेसमेंट ds को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना? यस, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये x डायरेक्शन में है तो आपको पता है x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो ये यही आता y dx। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? y i कैप x डायरेक्शन। तो जो आपने उसको सॉल्व करके लिखे हो वो y dx को नहीं लिखेगा तो चलेगा ना? मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है ना वो खाली। क्या बोल रहे हो? y dx सर आपने जो w इज इक्वल टू f और f इंटू ds को इंटीग्रेट किए ना, यस वो तो खाली एक अंडरस्टैंडिंग है ना? यस यस यस, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। y यस इक्वल टू x से स्टार्ट होता है ना? यस, बिकॉज ये सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? x डायरेक्शन में, तो आपको पता है वॉक डन आएगा तो x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से ही आएगा, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव x। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो x डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो जरूरी नहीं ये सब लिखना, सिर्फ आप y dx भी लिख दो तो चलेगा, बिकॉज फोर्स किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में, तो fx dx वाला टर्म आएगा, सिर्फ fx dx का टर्म आएगा, नोट कर लो। सर तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग को मतलब x डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 जैसे अपन x डायरेक्शन में था ना? x डायरेक्शन में ही था वो सब कुछ, फोर्स भी x डायरेक्शन में, फोर्स जो वैरी कर रहा था वो भी x का फंक्शन ही था। यहाँ पे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ y, बट ये फोर्स इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसा है। अरे कि कोई डाउट आ रहा है इसको समझने में? ये बोलो ना यार, जितना बताया उसमें कोई डाउट है? सर खाली ग्राफ समझा है, जो ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ नहीं समझा क्या? कैसे ग्राफ बन गया? नहीं मतलब लाइन ड्रॉ का, पैराबोला ड्रॉ का समझा, पर अपने प्लान में फिर क्या बोला ग्राफ का? कुछ नहीं बोला उसके बाद। सर वो पैराबोलिक ग्राफ नेगेटिव साइड पे क्यों नहीं जाता? क्या लिखा है यहाँ? 0 0 आगे and 1 1, ओके। तो ग्राफ इस साइड आने का कोई फायदा होगा क्या? ऐसा थोड़ी ग्राफ इस साइड नहीं आएगा, ग्राफ तो होगा इस साइड। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये इस साइड भी होगा, बट कोई मीनिंग नहीं है उसकी ना यहाँ पे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इसका 0 0 to 1 1 है, तो इस साइड ही लेना पड़ेगा ग्राफ अपने को। ओके सर। सर मेरे को एक चीज नहीं समझी कि आपने बोला कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन भी सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्यों? वो आगे बताऊंगा ना, एक बार नोट तो करो इतना पहले। अच्छा ओके सर।
एक बार नोट कर लीजिए, फिर समझ में आएगा कि यहाँ से कुछ आएगा कुछ। वॉक जो है वो डिफरेंट आ रहा है, फोर्स भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, 0 0 2 1 1 जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, बट फिर भी वॉक डन डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगा, वो समझ में आएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। डन। सर बोलिए। पार्टिकल एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अपन खाली एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं उसको फिर ऐसा। अरे पार्टिकल एक्स वाई दोनों में जा रहा है, ये बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मुझे ये बताओ ना। पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई मतलब है अभी, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बताओ। एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका वर्क डन क्या है? 0। 0 आएगा। इसका मतलब किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपने लिए मैटर कर रहा है, यहाँ पे इसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा ना। यस सर। इसलिए तो मैंने यहाँ पे एक्स डायरेक्ट नहीं लिखा, क्या लिखा, ds। तुम्हारे लिए लिखा था ds इक्वल्स टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। डिस्प्लेसमेंट मैंने x में भी अज्यूम कर लिया, y में भी अज्यूम कर लिया और z में भी अज्यूम कर लिया, बट है तो नहीं, अज्यूम कर लिया। अब फोर्स को लिख दिया y i कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, y dx हो जाएगा, i डॉट j कैप 0 हो जाएगा, i कैप डॉट k कैप 0 आ जाएगा। तो ये टर्म के साथ जब ये डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका तो 0 आ जाएगा, सिर्फ x के साथ आएगा तो y dx आ गया। यस सर। नोट कर लिया इसको, डन। यस सर, डन। देखो यहाँ पे ये तो along y इक्वल्स टू x है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ along y इक्वल्स टू x स्क्वायर। सेकेंड, along y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो वर्क डन अपना क्या आ रहा था, वर्क डन आ रहा था y dx। तो अब देखो इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तो इस y की वैल्यू, बट अपने को पता है y जो है किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब वो उस पाथ के अलोंग पे मूव कर रहा है जहाँ पे y की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, x स्क्वायर के इक्वल होगी। मतलब आप y को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, y को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। अब x वैरी कर रहा है 0 to 1, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 to 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा 1/3, 1/, नोट कर लो पहले इतना। Show previous page once. फास्ट नोट कर लिया करो, इतना टाइम देता हो फिर भी नोट नहीं होता है। Okay, sir, done. अब देखो दोनों केस में क्या आया, वर्क डन डिफरेंट आया। दोनों केस में क्या था, डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का सेम है, यहां से यहां जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है पार्टिकल, ये 1 1 है और ये 0 0 है।
डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ अगर आप फाइंड करोगे तो सेम आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग भी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रूट 2 आएगा, पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग भी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रूट 2 आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन डिफरेंट क्यों आ गया? तो एक चीज यहाँ से क्या समझ में, वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय जो फोर्स होता है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ पे भी डिपेंड करता है, वो इस पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है ना, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना। एक केस में हाफ 1/2 जूल आ रही है, इस केस में सेकंड केस में 1/3 जूल आ रही है, इसका इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है तभी तो आ रहा है ये डिफरेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट सेम है बट वर्क डन डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। तो अभी तक तो पढ़ रहे थे फोर्स होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन आपको ये भी बताया था कि जब W को मैंने ऐसे लिखा था F.S, वहां पे मैंने क्या चीज बोली थी? फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसा कुछ बताया था क्या? यस सर। आप समझो इसको। तो इसी ये पाथ के बेसिस पे और पॉइंट के बेसिस पे जो फोर्स होता है ना, फोर्स उसको दो पार्ट में डिवाइड कर, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, अरे यार वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे? इस पाथ पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे। सर कंजर्वेटिव मतलब कांस्टेंट फोर्स है? जरूरी नहीं कांस्टेंट, कांस्टेंट जो होगा वो एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, मतलब एग्जांपल हो गया एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा कांस्टेंट फोर्सेस। मतलब कांस्टेंट फोर्स किसके अंदर आ रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। सिमिलर वर्क डन। यार रिपीट करो एक बार, क्या बोला? You can have different wave functions with the same work done because one has a bigger trough and one has a bigger rise. उस चीज को समझ, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। क्या बता रहा हूँ एक बार समझ लो, फिर ये सब डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। इस क्वेश्चन कुछ समझ में आया कि अरे डिस्प्लेसमेंट तो सेम है बट पाथ डिफरेंट है, इसीलिए वर्क डन क्या आ रहा है? वर्क डन जो है वो डिफरेंट आ रहा है। बट हर केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये वर्क डन जो है ना, इसको मैं आगे एक्सप्लेन, ये सब आएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसी चैप्टर में आएगा, अपन डिस्कस करेंगे उसको। बट अभी थोड़ा सा बेसिक समझ कि वर्क डन जो है, अगर वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, किस पे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इफ वर्क डन बाय फोर्सेस डिपेंड्स ऑन initial and final position of the path followed by particle। कोई भी पाथ है उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे अगर वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है, वर्क डन बाय फोर्सेस है ना, वो डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स जो होगा उस फोर्स को अपन बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। नोट नहीं करना है, बिल्कुल भी नोट मत करो इसको, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। बट अगर ये पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ पे डिपेंड कर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ये फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता तो दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, वर्क डन सेम होता। तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो ये फोर्स कैसा हो गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
ये फोर्स कैसा हो गया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स आ जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो यहां से, अगर इसी क्वेश्चन में ये ऐसा होता, यही क्वेश्चन होता, F इक्वल्स टू होता, F की वैल्यू में ऐसे लिख देता, F इक्वल्स टू एक्स आई कैप। सेम क्वेश्चन है। इस केस में अगर रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, इतने में ही सॉल्व कर देता हूं प्रीवियस प्रॉब्लम। समझिए यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। F को क्या लिख दिया? एक्स आई कैप, वाई आई कैप नहीं लिखा, एक्स आई कैप। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? W की वैल्यू क्या आ रही थी फर्स्ट केस में? F डॉट dx, तो डायरेक्ट x डायरेक्शन में तो dx लिख देते अपन, आ जाएगा x dx आ जाएगा। वर्क डन क्या आ गया? x dx। तो फर्स्ट केस में क्या है? अलोंग y इक्वल्स टू x। वर्क डन क्या लिखोगे? इसके अलोंग वर्क डन आप क्या लिखोगे? x dx ही लिखोगे ना। ये तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, 0 to 1 x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 to 1 हाफ जूल आ जाएगा। सेकेंड, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी लिखा, तो w को क्या लिखोगे आप? x dx। तो ये तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, क्यों चेंज करना y में? इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं। 0 to 1 क्या आ गया आपका आंसर? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 1/2 आ जाएगा। मुझे ये बताओ, अगर मैंने फोर्स को चेंज कर दिया, सेम पाथ है, यही एक पार्टिकल जो है, एक केस में फर्स्ट केस में क्या जा रहा है? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू x, इन सेकंड केस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो दोनों केस में देखो वर्क डन देख लो, इस केस में वर्क डन आ रहा है हाफ जूल, इस केस में भी वर्क डन आ रहा है हाफ जूल, इस केस में भी वर्क डन क्या आ रहा है? हाफ जूल। दोनों केस में हाफ जूल आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा होगा? अरे दोनों केस में वर्क डन सेम है, सेम वर्क डन है, तो सेम वर्क डन कभी आएगा? जब दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड, इसका जो वर्क डन है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, तभी तो पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया ना यार। ये कैसे भी जाओ, समझो, कैसे भी जाओ, कैसे भी जा रहे हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ गया, वर्क डन की वैल्यू सेम आ गई। अब किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है क्या? वो मैटर कर रहा है क्या? किस पाथ को ये फॉलो कर रहा है वो मैटर कर रहा है क्या? मैटर करता तो वर्क डन डिफरेंट आता ना, बट वर्क डन सेम है। वर्क डन सेम है, इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वर्क डन सेम आया। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये फोर्स आ गया कंजर्वेटिव फोर्स। इससे पहले वाला आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज तो आइडिया लग गई ना कि डिस्प्लेसमेंट सेम होने से वर्क डन सेम होगा, ये कंपलसरी नहीं। सर क्लियर? सिर्फ सर इतना। हाँ बोलिए। सर हम ऐसे बोल सकते हैं एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड, मतलब एक का वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और दूसरे का वर्क डन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, डिस्टेंस पे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ ऐसा बोलना है कि अगर किसी कोई ऐसा फोर्स है, इफ द वर्क डन बाय फोर्सेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो वो होगा कंजर्वेटिव। मतलब एक का वर्क डन जो है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, एक का डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस नहीं बोलना है, पाथ। ऐसा थोड़ी कि ये डिस्टेंस थोड़ी फाइंड कर रही है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थोड़ी फाइंड किया अपन ने। सारी बात समझ, पाथ बोल रहे हैं अपने। तो सर अगर मतलब एक ही पाथ पे घूम रहा होगा तो कंजर्वेटिव, दो पाथ या फिर मोर देन टू पाथ्स नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ऐसा कहाँ स्टेटमेंट दी है? यहाँ पे देखो किस पाथ के अलोंग जा रहा है, y इक्वल्स टू x। यहाँ पे किस पाथ के अलोंग जा रहा है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। दोनों तो डिफरेंट पाथ है ना यार, पाथ डिफरेंट है, बट वर्क डन तो सेम आया ना, हाफ जूल हाफ जूल। सर प्लीज शो पर पार्ट। हाँ, एक नोट कर लो। आपको ये नहीं जानना है कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब चीज। ये क्लियर है क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है फिर भी वर्क डन डिफरेंट हो सकता है? पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है क्या? मुझे ये जानना बस, और कुछ नहीं जानना। कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, मुझे ये जानना ही नहीं। वो मेरा काम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या होता है नहीं होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट सेम होने के बाद भी जो है उसका वर्क डन डिफरेंट आ सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में? आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू।
सर हमको ये ड्रॉ करना है नीचे का आपने जो ग्राफ से ड्रॉ नहीं किया है। नहीं, इतना कॉपी कर लो ना, सिर्फ इतना करो ना, वो आगे बताया जाएगा सब। मतलब क्वेश्चन तक ना सर, एंड सॉल्यूशन तक ना, 1/3 होल। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये सिर्फ वेरिएबल फोर्स में ही है ना वैलिड? हाँ वेरिएबल में, कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट फोर्स जो है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना? वेरिएबल फोर्स में डाउट था क्या? सर, वेरिएबल फोर्स हम बोलते हैं ना कि ये फोर्स कांस्टेंट रहता है और डिस्प्लेसमेंट अपन ds लेते हैं, तो सर डिस्प्लेसमेंट अपन ds लेते हैं तो एकदम टाइनी होता है ना, एक पॉइंट रहता है ना वो तो। अरे मेरे भाई, तो उस केस में वॉक डन ऐसा थोड़ी आता है यार, क्या अभी फिर से उस केस में वॉक डन कैसे लिखते हैं? DW लिखते हैं ना यार। हाँ सर, उस ऐसा केस में वॉक डन को DW, जब फोर्स को कांस्टेंट ले रहे हैं तभी तो ये लिख रहे हैं DW। अब आगे थोड़ी ले रहे हैं, आगे तो लिखना पड़ेगा ना फंक्शन। जैसे मतलब वो समझा, मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो ग्राफ ड्रॉ कर इस टाइम पे, तो कुछ उसमें नहीं, स्मॉल वॉक डन समझो यार प्लीज। जब F डॉट ds लिखा तो उस इंस्टेंट के लिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए आप x को कांस्टेंट ले लिया तो आपने F dx लिख दिया, तो इसीलिए तो लिखा कि उस इंस्टेंट पे फोर्स कांस्टेंट है। बट आगे जब आप सॉल्व करोगे इसको, आगे जब आपने ऐसा सॉल्व कर दिया F dx, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स ले रहे हो ना, ऐसी स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स ले रहे हो ना यार। F dx Fx है, ऐसे स्ट्रिप ले रहे हो तो F तो वैरी करेगा ना फिर, तो उसमें तो F का फंक्शन लिखना पड़ेगा ना यार, क्या है? सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बोलो क्या ds है? 2 पॉइंट दे रहे हैं ना, एक पॉइंट दे रहे हैं ना, ds को तो इंटरवल चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट तो। समझ में आया कुछ? हाँ सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट तो इंटरवल चाहिए होता है ना डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए, तो अपन ds को 2 पॉइंट ले रहे हैं ना कि एक ही पॉइंट मान रहे हैं। क्या यार, यहाँ से ये स्मॉल सा स्ट्रिप लिया, स्मॉल सा स्ट्रिप ds है, इसका मतलब ये एक पॉइंट है या 2 पॉइंट? 2 पॉइंट लिया और उतने में फोर्स कांस्टेंट रहेगा उतने हल्के से। हाँ, बिकॉज ds इज वेरी स्मॉल। यस सर यस। सर अरे जब ये लिखने हम के लिए आया, एक मिनट रुको, ये समझ में आया ना कि कैसे लिखना है, बस लिखने के लिए सीख जाओ बस, और कुछ नहीं। आप बोलो क्या है? हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ जब भी हम किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, तो जो हमने जो फर्स्ट स्ट्रिप लिया उसका फोर्स सपोज F1 था, सेकंड स्ट्रिप में ds तो सेम ही है, सेकंड स्ट्रिप का F2 होगा, तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में अकाउंट हो जाता है ना, क्योंकि इसीलिए हम तो आता फंक्शन है ना, लिखते हैं ना। इसका एरिया ऐसे लिखोगे F ds, आगे को भी F ds या F1 to F3 जो भी करना है करते चलो, सबको ऐड कर दो ना, हाँ हाँ, तो वही मैं ऐसे बोल ऐसे रहा ऐड हूँ करते वो। जाए, सबका वर्क डन आएगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन आ गया, यस तो यस W1 W2 W3 या DW1 DW2 DW3 सबको ऐड कर दिया तो टोटल वर्क डन आ जाएगा ना फिर। यस, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ एफ डिफरेंट होता है ना, F1 F2, तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में अकाउंट हो जाता है ना जब हम हाँ, फंक्शन F1 लिखते हैं। F2 डिफरेंट होता है, इसीलिए तो फंक्शन बना देते हैं ना उसको। F की वैल्यू जैसे सपोज F इक्वल्स टू x है, x स्क्वायर है, तो अब 2x स्क्वायर मान लो, तो डायरेक्ट F को क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर लिख दिया ना, जैसे जैसे x वैरी करेगा वैसे वैसे फोर्स वैरी करेगा। अच्छा, तो वो इंटीग्रेशन कर देता है फिर मेरे यस, लिए F1 F2। ओके। हाँ, जैसे जैसे x वैरी कर रहा है वैसे वैसे फोर्स वैरी कर रहा है। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, हो गया बहुत, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।